हेलो डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से उसी वर्कशीट का जो बचा हुआ पोर्शन है उसे यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। डेटा फ्रेम में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे पिछली वर्कशीट जो आपको दिखाई थी पिछले वीडियो में। और सेम वर्कशीट में अभी 11 से लेकर 25 तक 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो लेट अस कंटिन्यू दोज 15 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फोकस एंड लर्न हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, आइए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। 10 क्वेश्चन कर दिए थे हम लोगों ने, तो आपका ये क्वेश्चन रहा यहाँ पर। ये तो वर्कशीट है। यहाँ आपको मैंने पहले ही बताया था ये डेटा फ्रेम आपको इस तरह से तैयार करना है। दीज आर द कॉलम्स। इसमें 5 कॉलम हैं और 5 ही रो हैं। बाद में हमने ये इसका जो डाटा फ्रेम क्रिएट करते समय इसके इंडेक्स 10 20 30 40 50 किए थे, राइट। तो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है कि राइट कोड टू डिस्प्ले सेकंड टू फिफ्थ रिकॉर्ड बोथ इंक्लूसिव, दे आर द डिफॉल्ट इंडेक्सेस। डिफॉल्ट इंडेक्सेस के साथ हम लोगों को सेकंड से लेके फिफ्थ रिकॉर्ड तक डिस्प्ले करना है। अब आप देखिए, सेकंड रिकॉर्ड का मतलब जिसका इंडेक्स नंबर 1 हो, और फिफ्थ रिकॉर्ड का मतलब आपका हो जाता है जिसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 हो। तो इसलिए यहाँ पर ये 1:5 ILOC के थ्रू किया जा रहा है। आपकी कमांड ये बन जाएगी। और इससे हम लोग चलते हैं पाइथन में। पाइथन में आपका प्रोग्राम है, इसको मैंने रन करा दिया। आपका डाटा फ्रेम आ गया। डीएफ डीएफ आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ये आ गया, दिस इज योर डेटा फ्रेम। ठीक है। अब अगर मैं उस कमांड को यहाँ पेस्ट करता हूँ, प्रिंट डीएफ ऑफ ILOC 1:5, आप जानते हैं 1 का मतलब कौन सा हुआ, ये जीरोथ इंडेक्स है इसका। ये तो रीनेम किया गया है रो इंडेक्स लेवल्स को। और बाय डिफ़ॉल्ट इसके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, 4 तक हैं। तो अगर मैं ILOC में 1:5 लिखता हूँ, दैट मीन्स आपका इंडेक्स नंबर ये रिकॉर्ड नंबर 2 से लेके रिकॉर्ड नंबर 4 तक डिस्प्ले होने वाला है। बिकॉज ये जो एंडिंग इंडेक्स है इससे एक लेस होता है जहाँ तक आपका डिस्प्ले होता है। तो हम लोग देखते हैं ये 20 to 50 आपके सारे रिकॉर्ड्स। ये देखिए यहाँ से 20 से लेकर के यानी रिकॉर्ड नंबर 2 से लेकर रिकॉर्ड नंबर 5 तक ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। राइट, दिस इज ILOC हाउ यू कैन डिस्प्ले। सवाल उठता है कि क्या इसको मैं बिना ILOC के कर सकता हूँ। एक बार बिना ILOC के करके देख लीजिए। DF ऑफ लाइक दिस, द सेम आंसर इज कमिंग। आप ILOC नहीं भी यूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप मान के चलिए कि ILOC का ही इस्तेमाल हुआ है इसमें। DF ऑफ 1:5 भी, इट इज़ ऑल्सो गिविंग द सेम आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट। अच्छा, यहाँ पर आपको एक नोट्स दिया जा रहा है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ILOC में इफ़ वी मेंशन अपर लिमिट ऑफ द रेंज आउट ऑफ बाउंड्स देन इट डज नॉट गिव एन एरर। ठीक है, अपर लिमिट को आउट ऑफ बाउंड दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर 5 दे दिया गया और इसमें इंडेक्स नंबर 5 है ही नहीं, तो कोई भी एरर ये नहीं देता है। ठीक है। जो इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि आप इसे 6 भी दे देंगे देन ऑल्सो इट विल डिस्प्ले अप टू द एंड ऑफ द रिकॉर्ड। अगर आप इसे 6 भी देते हैं, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ मैं 5 की बजाय 7 दे दूँ, 6 दे दूँ, देन ऑल्सो इट विल डिस्प्ले टिल द एंड ऑफ द दिस डेटा फ्रेम, लास्ट रिकॉर्ड तक जाएगा। जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 इतने ही हैं इसमें। ठीक है ना, 4 तक इंडेक्स है, लेकिन हम अगर इंडेक्स 7 भी दे देते हैं देन ऑल्सो इट विल डिस्प्ले अप टू द इंडेक्स नंबर 4, 0 1 2 3 4। ठीक है। तो अपर बाउंड लिमिट कहने का मतलब इसमें नहीं है। बोथ LOC, with LOC if we mention a row label which does not exist then it gives an error। अगर LOC में, बट इन LOC, अगर LOC में आपका अपर बाउंड की जो नंबर है, जो फिगर है, रो लेवल है, उसको कुछ डिफरेंट दे देंगे तो एरर आ जाएगी। बट ILOC में
अपर बाउंड इंडेक्स नंबर ज़्यादा भी दिया जा सकता है। सी क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ कोड टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ बेबी सूट यूजिंग ILOC। बेबी सूट का ILOC के थ्रू आप क्या कैसे निकालेंगे रिकॉर्ड, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। बेबी सूट कौन सा है आपका, ये रहा पांचवा। ये रिकॉर्ड निकालने के लिए आप ILOC से क्या लिखोगे, यू विल राइट, यहाँ से देखिए प्रिंट ILOC। अब इसका इंडेक्स नंबर क्या है, सिंपली वो इंडेक्स नंबर लिख दीजिए। बेबी सूट का इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 है, यहाँ मैं सिंपली 4 लिख दूंगा। तो ये डाटा फ्रेम के फॉर्म में नहीं दिखेगा आपको, यानी कि टेबुलर फॉर्म में नहीं दिखेगा, टेबल के रूप में नहीं दिखेगा, बल्कि ये एक सीरीज के रूप में दिखेगा आपको। ठीक है, ये 50, इस सीरीज का नाम 50 हो गया, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट हो गया। A30 आप देखिए, A30 बेबी सूट, और ये करस्पॉन्डिंग डेट 500 और 5, ये सारा आपका डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। राइट, अगर कोई कहे कि इसे LOC से करो भाई, तो मैं LOC से भी कर सकता हूँ। LOC में आपको क्या यूज़ करना होगा, इन प्लेस ऑफ डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस आपको यहाँ पर 50 देना होगा, और यहाँ पर आप LOC यूज़ कर दीजिए। राइट, ये देखिए सेम रिजल्ट यू आर गेटिंग यूजिंग LOC ऑल्सो। फाइन। LOC में सिंपली हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमने इंडेक्स लेबल्स रीडिफाइन किया है उसको लेकर के काम करना है, दैट्स इट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्ड रिकॉर्ड्स यूजिंग ILOC। ILOC का इस्तेमाल करके ऑड नंबर रिकॉर्ड्स आपको सारे डिस्प्ले करने हैं। तो ऑड नंबर रिकॉर्ड्स क्या होगा भाई, हाँ LOC का यूज़ करना है कह रहा है, तो ऑड नंबर में आपका क्या आ जाएगा, 1357 है ना। तो यहाँ पर 5 है, तो यानी 10 वाला रिकॉर्ड आना चाहिए, 30 वाला आना चाहिए, 50 वाला आना चाहिए। तो इसको मैं मैन्युअली यहाँ से कर दूंगा, आप देखिए DF.LOC। और जब इंडिविजुअल आपको करना हो, इंडेक्स लेबल्स लिखने हो, तो ये एक लिस्ट के फॉर्म में आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, 10 30 एंड 50, ये ऑड नंबर्ड रिकॉर्ड्स हैं आपके। ऑड नंबर्ड का मतलब यहाँ से देख लो 1 3 5, दैट मीन्स 10 30 एंड 50 अकॉर्डिंग टू रीनेम्ड इंडेक्स लेबल्स। देखिए यहाँ पर आपका आ गया 10 30 एंड 50 का रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, और अगर यही चीज़ आपको फर्ज कीजिए डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस से करना होता, तो मैं क्या करता भाई, आप बताओ। आई कुड हैव डन 0 2 4, तो सेम यहाँ पर ILOC लिखना था, सॉरी LOC लिखा रह गया, यहाँ पर ILOC लिखना। सी सेम रिकॉर्ड 10 30 50 सीरियल नंबर इंडेक्स लेवल का रिकॉर्ड 135 वाला रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इंडेक्सेज उसकी हैं 0 2 4। ठीक है, यहाँ पर आप कॉमा लगा करके अगर कॉलन लिखते हैं तो क्या कुछ, कॉलन का मतलब ये तो रो हो गई आपको। अगर इंडिविजुअल रोज आपको डिस्प्ले करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसे इंडिविजुअल रोज को स्ट्रिंग के फॉर्म में देना पड़ेगा। ये रेंज नहीं है, ये अलग अलग रोज है। ठीक है, उसे लिस्ट के फॉर्म में आपको यहाँ बाउंड करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ से देखिए ये हमने कर दिया, डिस्प्ले ऑल इवन नंबर रिकॉर्ड्स यूजिंग ILOC। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 3 इंडेक्स दिया हुआ है इवन नंबर में, जिसका इंडेक्स 1 हो। आप देखें यहाँ पर ILOC का इस्तेमाल करके, तो ध्यान से देखिए यहाँ DF फिर से यहाँ मैं प्रिंट करा लेता। तो आप देखिए जिसका इंडेक्स क्या है, 0 है, वो तो इवन नंबर रिकॉर्ड्स नहीं, इवन नंबर तो हमारा ये वाला है 2। इसका इंडेक्स नंबर क्या है आप बताइए, 1 है। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, इसका इंडेक्स नंबर 1 2 3 है, 0 1 2 3 4। तो आपको ये 20 वाला और दूसरा और चौथा रिकॉर्ड लाना है। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं DF.ILOC, और यहाँ इसका 1 से लेकर के आपको शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, कहीं तक भी चले जाइए। 1 to 5 में लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, और दो दो जंप करा दीजिए इसमें।
तो आप बताइए क्या इंडेक्स बना। इसका इंडेक्स है 1, 2 उसमें और प्लस हो जाएगा तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 3, इसका इंडेक्स 4 ऑलरेडी है। तो आप देखिए 1 इंडेक्स नंबर 1 का रिकॉर्ड आएगा, 2 उसमें और प्लस हो जाएगा, 3 का आ जाएगा, और उसके बाद है ही नहीं कोई रिकॉर्ड तो 1 और 3 आएगा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, और 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे क्योंकि हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वही 4 है तो 4 तक जाएगा। तो इट विल डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ इंडेक्स नंबर 1, और इसमें 2 जंप करेगा तो इंडेक्स नंबर 3, जिसका ये वाला हो जाएगा आपका। तो ये इवन नंबर रिकॉर्ड्स हैं। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 20 और 40, रिकॉर्ड नंबर 2 एंड रिकॉर्ड नंबर 4 हैज़ बीन डिस्प्लेड विच इज़ इवन नंबर रिकॉर्ड। राइट राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। इस तरह की भी इंडेक्सिंग दे सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल इंडेक्स देना चाहते हैं तो आपको पता ही है, ये स्लाइसिंग है, आपने पढ़ा होगा। अगर आपके यहाँ ये पढ़ा दिया गया है तो आपके लिए आसानी हो रही होगी समझने में। 1 और इंडेक्स नंबर 3, तो ये तो हमने मैनुअल देख लिया। और ये दोनों रिकॉर्ड्स 20 और 40 वाले डिस्प्ले हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन कहता है बेटा कि इसमें जो है एक प्रोग्राम लिखो जिसमें डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस से आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स पहला वाला, आप देखिए इंडेक्स उसमें चेंज कर दिया गया था। डाटा फ्रेम बनाते समय यहाँ इंडेक्स 10, 20, 30, 40 किया गया था। अभी कह रहा है कि एक रिकॉर्ड आप बनाइए DF। चलो इसको मैं DF1 बना देता हूँ। आई विल मेक इट, इसे DF1 कर देते हैं। जो कि सेम रिकॉर्ड है बट उसमें रीनेम्ड इंडेक्सेस नहीं है। तो ये कमांड मैंने कॉपी कर ली, पूरी की पूरी सेम कमांड है पहले आपने जैसे किया था। तो आई हैव पेस्टेड इट ओवर हेयर। तो ये DF1 अब आपको बनाना है। यहाँ से मैंने डिक्शनरी के थ्रू आपने ये एक डिक्शनरी बना ली। डिक्शनरी बनाना आपको आता होगा, आई कोड स्क्वायर ब्रैकेट में पहला क्वेश्चन कराया था तो मैंने बताया था। यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। ये सारा आप देख रहे होंगे, एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी से सीधा बनाया जा रहा है, इंडेक्स चेंज नहीं किया जा रहा है। तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट। ये हो गया DF1, और DF1 ये आपका तैयार हो गया विद डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। फाइन। पहले हमारा जो है ये 10, 20, 30, 40 वो DF में है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ये आपका एक किससे बन रहा है, ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। ठीक है, 2 डायमेंशनल डिक्शनरी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके थ्रू आपने ये डेटा फ्रेम बनाया, इसमें इंडेक्स चेंज नहीं किया है। तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आपकी क्या आ रही है, 0, 1, 2, 3, 4। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16th क्वेश्चन ये रहा आपका। हम्म, यहाँ पर ये आना चाहिए था, ये 1 मार्कर है। राइट कोड टू इंसर्ट ए कॉलम named vname vendor name to store the following vendor name Godrej, P&G, Godrej, Tata, Godrej corresponding to every row। हर रो के लिए आपको ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये इसे कॉपी किया और कोडिंग ले जा करके मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब आप देखिए DF देखेंगे तो ये वी नेम ऐसे आ गया ना, एक कॉलम इसमें ऐड हो गया। तो सिंपली अगर नया कॉलम ऐड करना है तो DF ऑफ वी नेम लिखिए, PD.series करके भी आप एक सीरीज में लिस्ट बना लें, और उसका जो इंडेक्स है वो चेंज करते हुए आप सीरीज का जो है इंडेक्स चेंज कर दिया आपने। यहाँ से देखिए ऐसे। ठीक है, इंडेक्स बदल दिया, 10, 20, 30, 40, 50 के अगेंस्ट ये डाटा आना चाहिए आपका। तो ये डिस्प्ले हो गया। और अगर आप इसको ये इंडेक्स 10, 20, 30, 40 ये री नेम्ड
जो रीलेबल किया है इंडेक्स का, अगर ये स्पेसिफाई नहीं करते, सिंपली ऐसा लिखते तो क्या होता। तो ये भी हम देख लेते हैं कि अगर मैं इसे सिंपली ऐसा लिखूं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन। एंड दिस इज क्लोज्ड। अच्छा, इसको ऐड करने के लिए, नया कॉलम ऐड करने के लिए हम pd डॉट सीरीज भी ना भी लिखें, सिंपली ये कर दें, तब भी जो है ये क्रिएट होगा आपका एक नया कॉलम, लेकिन वो इंडेक्सेस मैच नहीं करेगा 0 1 2 3 के साथ। अब हम लोग देखते हैं कि डीएफ क्या हुआ। डीएफ इज ऑलरेडी, आई मीन इस तरह से आपका क्रिएट हो गया। दैट मीन्स, एक मिनट में यहाँ से डीएफ ऑफ वी नेम, ये भी आपका, ये वाला भी चलेगा। ठीक है। आपने इंडेक्स चाहे स्पेसिफाई किया यहाँ पर या नहीं किया। अच्छा, सीरीज से ही बनाते तो शायद ना होता। एक बार मैं सीरीज से बिना इंडेक्स स्पेसिफाई किए हुए बनाता हूँ, एंड लेट अस सी वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट। ये तो आपका कोड है। यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ pd डॉट सीरीज गोदरेज और दिस पूरा वो लिस्ट दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बट इंडेक्सेस नहीं डिफाइन किया, तो क्या होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वी नेम के नीचे 9 9 9 आ गया। क्यों आ गया 9? क्योंकि सीरीज से जब भी आप एक नया कॉलम ऐड करेंगे और आपकी इंडेक्सेस नई हैं, 10 20 30 40 50 लाइक दिस, डिफॉल्ट इंडेक्सेस नहीं है, तो आपको यहाँ सीरीज वाले में इंडेक्स नेम भी डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है। तब आपका वी नेम सही से ऐड हो जाएगा एक नया कॉलम। देखिए, इसको करने पर आपका डीएफ बिल्कुल करेक्ट आ जाता है, ये वी नेम आपका ऐड हो गया। तो वैसे देखा जाए तो अगर सीरीज से स्पेसिफाई करता है, सीरीज के थ्रू करो, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडेक्सेस अगर डिफॉल्ट हैं 0 1 2 3 4, जैसे मेरा DF1 में था, देखिए DF1 में इंडेक्सेस क्या है 0 1 2 3 4, तो वहाँ ये चल जाएगा बिना इंडेक्सेस डिफाइन किए हुए। देखिए, इसमें मैं सीरीज के थ्रू ही वी नेम एक नया कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ 0 1 2 3 4, बिकॉज इट इज़ ए डिफॉल्ट इंडेक्स इन DF1। यहाँ मैं DF1 लिख देता हूँ और फिर ऐड करता हूँ, एंटर किया। अब आप DF1 देखिए, वहाँ पर नैन नहीं आ रहा है, कॉलम आसानी से वी नेम वाला लास्ट कॉलम ऐड हो गया। जबकि यहाँ पर pd डॉट सीरीज से ये नया कॉलम ऐड किया जा रहा है DF1 में, और इंडेक्सेस 0 1 2 3 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर मैं कर रहा था DF में, तो ये नैन ऐड कर रहा था। वंस वी डोंट डिफाइन द इंडेक्सेस while creating I mean adding a new column in the data frame without specifying the renamed label in row label indexes। ठीक है, रो इंडेक्सेस को बिना, जो रीलेबल्ड की गई हैं, उसको अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करता हूँ किस तरह से, इस तरह से, तो मेरा ये सारा कॉलम तो ऐड हो जाएगा, बट सभी में वैल्यूज नैन आ जाती हैं। लेकिन सीरीज से आप क्रिएट करेंगे, सीरीज से एक नया कॉलम ऐड करेंगे किसी डेटा फ्रेम में, और इंडेक्सेस उसकी रीलेबल की गई हैं, रो इंडेक्सेस को रीलेबल किया गया है, तो आपको इंडेक्सेस यहाँ मस्ट है कि स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। या दूसरा तरीका जो सिंपलेस्ट था, मैंने ये आपको दिखाया था कि डीएफ ऑफ कॉलम नेम नया लिख दीजिए, pd डॉट सीरीज के अलावा ये यूज़ कर लीजिए डीएफ ऑफ कॉलम नेम। ये सिंपलेस्ट मेथड है नया कॉलम ऐड करने के लिए, चाहे उसका डिफ़ॉल्ट इंडेक्स रीनेम्ड है, चेंज है, 10 20 30 40 कर दिया गया है 0 1 2 3 4 5 की बजाय, चाहे वो 0 1 2 3 4 5 ही क्यों ना हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मेरे जो डीएफ है उसका सिनारियो कुछ ऐसा हो गया, दिस इज वन मोर कॉलम इज एडेड एट द लास्ट, दैट इज वी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17th क्वेश्चन। देखिए, 17th क्वेश्चन भी इसी तरह का है। राइट ए कोड टू इंसर्ट ए कॉलम क्वाल, क्वाल फॉर क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइड ग्रेड है कुछ है, टू स्टोर द क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस A+A B A+A फॉर एवरी रो। तो इसके लिए आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया, तो आप सीरीज से ऐड कर लीजिए, और या तो आप ऐसे ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सीरीज से आप ऐड कर रहे हैं और इंडेक्स नहीं डिफाइन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नैन ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इंडेक्स भी लिखना ज़रूरी है, रिमेंबर।
यहाँ पर मुझे 10, 20, 30, 40, 50 लिखना ही पड़ेगा। देन ओनली दिस कमांड विल वर्क टू ऐड ए न्यू कॉलम। अदरवाइज मेरा ये तो सिंपलेस्ट है, इसके थ्रू मैं ऐड कर दूंगा। तो आप जिससे भी कहिए मैं इसी से ऐड कर देता हूँ, लास्ट वाले से। सिंपल है ये बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा और आपका डीएफ सामने है, ये लास्ट कॉलम क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस आ गया। ठीक है, ऐड हो गया। आई थिंक अप टू दिस पॉइंट इट इज़ क्लियर। ओके। सिमिलरली एक यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं कि एक फंक्शन है असाइन। असाइन के थ्रू भी आप एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? df डॉट असाइन एरिया इज इक्वल टू, ये सारी उसकी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़। इसमें ये ध्यान रखते हैं हम लोग कि जो ये एक नया कॉलम एरिया है इसको सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं लिखना है, राइट। तो टाइम सेव करना, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, अदरवाइज टाइप करने में टाइम लग जाएगा हमें वहाँ पर। ये सॉल्यूशन पहले ही मैंने कर दिया है आपके लिए। ये देखिए df डॉट असाइन एरिया, तो लेट अस सी वेदर एरिया कॉलम इज एडेड और नॉट। ये देखिए इसको, ये कमांड क्लिक करते ही एरिया कॉलम ऐड कर दिया इसने, और ये शायद टेम्प्रोरी ऐड किया है। देखिए यहाँ पर टेम्प्रोरी एडिशन था एरिया का यहाँ पर। अगर आपको इसे परमानेंट ऐड करना है तो इसे डीएफ को वापस डीएफ में असाइन करो। यानी कि असाइन फंक्शन क्या करता है, किसी भी कॉलम को टेम्पोररीली ऐड करता है अनटिल एंड अनलेस यू रीअसाइन इन द सेम डाटा फ्रेम। यानी कि आपको ये करने के लिए, इसे परमानेंट करने के लिए डीएफ इज इक्वल टू, और फिर ये लिखिए आप क्या, ये, और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। नाउ द चेंजेस इन द डेटा फ्रेम हैज़ बीन ओवर रिटन बाय द न्यू चेंजेस डन बाय दिस कमांड। इस कमांड ने जो चेंज किया, एरिया कॉलम ऐड कर दिया, द सेम हैज बीन ओवर रिटन इन द डेटा फ्रेम df, दैट इज वाई df इज नाउ अपडेटेड विद द लास्ट कॉलम एरिया परमानेंटली इन द डेटा फ्रेम। ओके। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि जो df डॉट असाइन फंक्शन है, दो चीज़ें याद रखना है। इसमें एरिया जो कॉलम है, ठीक है, ये एरिया कॉलम आपका यहाँ पर जो स्पेसिफाई करेंगे, एक तो इसे सिंगल कोट डबल कोट स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं स्पेसिफाई करेंगे। दूसरी चीज़, ये टेम्परोरीली ऐड करता है नया कॉलम इस डाटा फ्रेम में। अगर उसे आप रीअसाइन कर देते हैं किसी सेम डेटा फ्रेम में तो ये परमानेंट हो जाता है। ऑल राइट, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस गो टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर एक नोट्स दिया है। So we use series method to insert a column. If we do not mention the indexes, then the column is inserted but values are not. Instead, all the values in that column becomes nan. ये भी आपको मैंने दिखा दिया था कि अगर आप इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो सारी वैल्यूज नैन हो जाती हैं उसके अंदर। अगर आपने उस डाटा फ्रेम के इंडेक्सेस को रीडिफाइन किया हुआ है तो, डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस के अलावा है कुछ तो। यहाँ पर एक नोट्स और दिया जा रहा है जो कि मैंने आपको अभी बता दिया कि असाइन फंक्शन जो है वो परमानेंट चेंज डेटा फ्रेम में नहीं करता है, और असाइन फंक्शन को परमानेंटली अगर आपको चेंज करना है डाटा फ्रेम में तो उसे उस डेटा फ्रेम में रीअसाइन कर दो, डी एफ इज इक्वल टू डी एफ डॉट असाइन कर दें, और कॉलम का नाम जो है वो सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं लिखा जाता, उसे डायरेक्ट लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक इंसर्ट करना है कॉलम। कॉलम का नाम ए कोड है, और ये उसकी वैल्यूज़ हैं, और वो पोजीशन भी दे रहा है कि 6th कॉलम पोजीशन पर, यानी जिस कॉलम का इंडेक्स 5 हो वहाँ पर उसे इंसर्शन करना है। ऐसे कमांड्स जहाँ पर लोकेशन दी जाती है कि इस जगह इस कॉलम नंबर पर इंडेक्स, आई मीन इंसर्ट होना चाहिए, वहाँ पर हमें इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इंसर्ट फंक्शन कैसे इस्तेमाल करेंगे? पहले तो ये वैल्यूज़ की एक लिस्ट बना सकते हो आप। ठीक है, अगर लिस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करो, ये सीधी कमांड लिखो जिसमें पहला क्या है, एलओसी, किस जगह इंसर्शन करना है, 5वें इंडेक्स पर कॉलम के, यानी एक कॉलम, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। इस तरह से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 0th कॉलम है आई कोड,
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। यानी कि यहाँ पर पांचवें इंडेक्स नंबर पर उसका इंसर्शन होने वाला है, और वी नेम और क्वाल और एरिया क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और आपको यहाँ मैं समझा दूंगा अभी। कंट्रोल सी पर आ जाइए, कमांड मैंने कर दिए पेस्ट। और यहाँ जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये ए कोड में है। ए कोड एक लिस्ट है, तो मैं वो लिस्ट भी वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सारी वैल्यूज़ यहाँ से लिस्ट की मैंने उठा ली। आई हैव कॉपीड इट, द कंप्लीट लिस्ट हैज़ बीन कॉपीड, और इसे मैं वहाँ उसमें जाके पेस्ट कर दूंगा। वैल्यू इक्वल टू, अब ये पूरी कमांड आपकी दिख रही होगी, डी एफ डॉट इंसर्ट लोकेशन 5, एल ओ सी इक्वल टू 5, कॉलम इज इक्वल टू ए कोड, वैल्यू इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, उस कॉलम की लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है। तो इसको एंटर करूँगा मैं, तो अब आप देखिए डी एफ क्या हो गया। यू कैन सी डी एफ यहाँ पर आपका ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डॉट डॉट आ जाता है, बियॉन्ड द लिमिट चला जाता है। तो एक कॉलम इसका जो देखिए यहाँ पर ए कोड आपका, ये कॉलम यहाँ पर आ गया है। ए कोड यहाँ से देखिए, ये वाला ए कोड कॉलम, और यहाँ इंसर्शन हो गया पूरे वैल्यूज़ का इस तरह से। तो लोकेशन अगर आप एल ओ सी इक्वल टू नहीं भी लिखते हैं, 5 खाली लिख देंगे, तब भी ये फिफ्थ इंडेक्स पर चला जाएगा। कॉलम्स, कॉलम इज इक्वल टू ना लिखें, सिंपली ए कोड लिख दें, तो ए कोड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू इक्वल टू ना लिखें, तब भी अपने खाली ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दे दीजिए, तब भी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इसके, एल ओ सी इज इक्वल टू, कॉलम इज इक्वल टू, वैल्यू इक्वल टू, ये आप इसके बिना भी लिख सकते हैं। पोजिशनल पैरामीटर यही है। अगर आप एल ओ सी इज इक्वल टू 5 यहाँ लिखना चाहते हो आखिरी में, तो आपको मस्ट हो जाता है कि सभी का नाम लिखो, एल ओ सी इज इक्वल टू 5। 5 क्या है, 0 1 2 3 4, यहाँ पर एक और कॉलम है, 5 फिफ्थ पर ये इंसर्ट हुआ है। यहाँ इंसर्ट करना है डेट ऑफ परचेज की जगह, तो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पर आपको इंसर्शन करना होगा। तो यहाँ पर एल ओ सी इक्वल टू 2 लिखना होगा। समझ गए कि नहीं? तो ये एल ओ सी इक्वल टू, कॉलम इक्वल टू, वैल्यू इक्वल टू लिखने की चाहे तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको, अगर इसका जो अपना प्लेस है, ये फर्स्ट पैरामीटर है एल ओ सी, सेकेंड पैरामीटर है कॉलम, थर्ड पैरामीटर है वैल्यू, इनकी पोजीशंस बदलनी हो, एल ओ सी को यहाँ लिखना हो, वैल्यू को सामने लिखना हो, कॉलम कहीं और लिखना हो, तब आप इसको लिखना मस्ट हो जाता है, एल ओ सी इक्वल टू, कॉलम इक्वल टू। अगर ये अपनी इसी पोजीशन पर आप लिखते हो कि पहली पोजीशन को आप लिखते हैं 5, दूसरी पोजीशन पर कॉलम का नाम लिख देते हैं, तीसरी पोजीशन पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज डाल देते हैं, तो इन पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। नाउ अनदर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राइट कोड टू डिलीट कॉलम क्वाल यूजिंग डेल। डेल से आपको क्वाल कॉलम डिलीट करना है, तो डेल डी एफ ऑफ क्वाल आप लिख देंगे, यानी कि कॉलम का नाम लिख देंगे, डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में। रिमेंबर डेल यहाँ पर एक कीवर्ड है, डेल कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन होता तो डी एफ के बाद, डेल के बाद एक क्या आता, पैरेंथेसिस आता, और हम लोग पैरेंथेसिस में वैल्यू देते। तो ये ध्यान रखिए, अब यहाँ पर आप डिलीट करने जा रहे हैं डेल डी एफ ऑफ क्वाल, ये परमानेंटली डिलीट कर देता है। क्वालिफिकेशन वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम इस समय आप चेक करेंगे तो डिलीट हो गया है। जी, यहाँ देखिए, ये क्यू यू ए एल, ये वाला कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया। डेल कीवर्ड से ऐसे आप किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कमांड देखिए, राइट कोड टू डिलीट कॉलम ए कोड यूजिंग पॉप। पॉप एक फंक्शन है, इसका यूज करके भी आप किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। राइट, तो हम लोग कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए, डी एफ डॉट पॉप ए कोड, ए कोड वाला कॉलम डिलीट कर रहे हो आप, तो ए कोड ये आपको रिटर्न भी करता है, जो कॉलम डिलीट करता है उसकी वैल्यू रिटर्न भी करता है सीरीज के फॉर्म में। अब आप देखिए डीएफ में क्या ये डिलीट हुआ,
कॉलम कौन सा कॉलम, ए कोड। यहाँ पर देखिए ए कोड कॉलम नहीं है, दैट मीन्स इट इज डिलीटेड यूजिंग पॉप मेथड। पॉप मेथड की एक और क्वालिटी है, वो डिलीट भी करेगा किसी कॉलम को, ए कोड को डिलीट भी कर दिया और उसकी जो वैल्यू है उस सीरीज के फॉर्म में रिटर्न भी करता है। इट इज़ ए रिटर्निंग फंक्शन। नेक्स्ट कमेंट आपका है राइट कोड टू डिलीट कॉलम वी नेम यूजिंग ड्रॉप। ड्रॉप का इस्तेमाल करके वी नेम को डिलीट करना है। अगर आपको वी नेम को परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको यहाँ पर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल सी। ये कमांड है आपकी। एक्सिस इक्वल टू 1 अगर आप नहीं लिखेंगे तो उसे कॉलम नहीं मानेगा, फिर उसे रो मानेगा, और रो में क्या है 10 20 30 40 50 को ढूंढेगा लेबल्स को, वो नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगा। इसलिए आपको लेबल्स चाहे लिखो चाहे सिंपली कॉलम का नाम ही लिख दोगे। एक कॉलम का नाम है तो आप सिंपली एक कॉलम का नाम ऐसे लिख दीजिए, एक्सिस इक्वल टू 1 लिख दीजिए, और एक्सिस इक्वल टू 1 जो है वो बाद में लिखिए। आई मीन ये वी नेम पहले लिखा, कॉलम नेम सिंपल है ये, कॉमा AXIS एक्सिस इक्वल टू 1, ऐसा लिख देने से आपका देखिए वी नेम ये वाला जो कॉलम है डिलीट हो चुका है। लेकिन ये टेम्पोररी डिलीशन है, क्योंकि अगर आप DF फिर से प्रिंट करेंगे तो वी नेम दोबारा आ गया। तो टेम्पोररी को परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरामीटर होता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अब देखिए आप यहाँ पर DF को प्रिंट करके, तो DF में आपका ये जो एरिया कॉल वी नेम कॉलम है, वी नेम इज कंप्लीटली परमानेंटली डिलीटेड, इट इज नॉट फाउंड इन द डेटा फ्रेम नाउ, राइट। और आप कहेंगे सर अभी आपने एक कमांड लिखा था लेबल इज इक्वल टू वी नेम लिखा था, तो अगर आपको मल्टीपल कॉलम डिलीट करने हैं तो लेबल इज इक्वल टू यहाँ पर पूरी लिस्ट दे दीजिए कॉलम्स की, कौन कौन से कॉलम डिलीट करें, जैसे डिस्काउंट और एरिया दोनों डिलीट करें। एक मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन में डिस्काउंट और एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, फिर आपको मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टीपल कॉलम आपको डिलीट करना हो तो आप लिखेंगे, जैसे ये बी नेम की बजाय आपको डिलीट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ कॉलम्स देना होगा जो जो कॉलम डिलीट करने हैं। सपोज आई वांट टू डिलीट एरिया, और इसको मैं टेम्पोररी डिलीट करूँगा जिससे कि डाटा फ्रेम मेरा बचा रहे, कुछ और कमांड टेस्ट करनी हो तो। और मुझे डिस्काउंट भी, डिस्काउंट इज ऑल्सो टू बी डिलीटेड, इसे मैं लिस्ट के फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बस खाली आपको दिखा देता हूँ टेम्पोररी डिलीट करके ये कमांड काम करेगी। देखिए यहाँ पर एरिया और डिस्काउंट ये दोनों कॉलम्स जो है वो टेम्पोररीली डिलीट हो गए हैं, परमानेंटली नहीं। DF आपका अभी यही है, आपका DF जो है सारा यही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा हुआ है। आप देखिए DF आपका यही है। दोबारा मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूँ कि एक्सिस इक्वल टू 1 सामने लिख देता हूँ, और उसके बाद अगर मैं इसको ये लिखता हूँ लिस्ट ऑफ कॉलम्स, तो उसमें मुझे लिखना पड़ेगा लेबल्स। अगर मैं एक्सिस इक्वल टू 1 सामने लिख देता हूँ फर्स्ट पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सिस जो है वो सेकंड पैरामीटर होता है, इसको फर्स्ट पर कर दिया, और तो ये जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, लेबल्स इज इक्वल टू, तो अब भी ये डिलीट हो जाएगा। पोजीशन जैसे ही पैरामीटर की पोजीशन चेंज होती, देखिए टेम्पोररी डिलीशन हो गया ना, दोनों कॉलम एरिया एंड डिस्काउंट, एरिया एंड डिस्काउंट इज डिलीटेड। तो पोजीशनल पैरामीटर पर हमें ये पैरामीटर का नाम इक्वल टू नहीं लिखना होता है, अभी मैंने इंसर्ट फंक्शन में भी आपको बताया था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेबल्स इज इक्वल टू नहीं लिखना चाहता हूँ, तो इसकी जो पोजीशन है, जो कॉलम आपको डिलीट करने हैं, ये तो मल्टीपल कॉलम डिलीट कर रहा हूँ, एक कॉलम डिलीट करना है तो केवल एरिया लिखेंगे आप। ये पोजिशनल पैरामीटर यहाँ से मैंने हटा दिया। अगला पैरामीटर एक्सिस का होता है, तो मैंने एक्सिस इक्वल टू 1 सिंपली एक्सिस की जगह 1 लिख दिया, एक्सिस इक्वल टू नहीं लिखा, क्योंकि ये तो उसकी पोजीशन ही है। यहाँ पर कुछ वार्निंग आ रही है बट हमारा काम हो गया है, ठीक है। लेबल्स विल बी
क्या लिख रहा है, फ्यूचर इन फ्यूचर वर्जन ऑफ द pandas ऑल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डेटा फ्रेम ड्रॉप एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट लेबल्स विल बी कीवर्ड ओनली। तो यहाँ पर लेबल्स के बाद में वो वार्निंग कर रहा है कि फ्यूचर में ये लेबल्स एक कीवर्ड ही रहेगा, तो ये पैरामीटर नहीं रहेगा। अभी तो ये चला दिया इसने, ठीक है। डी एफ डॉट ड्रॉप एरिया डिस्काउंट 1 लिख देने पर भी चल गया, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हालांकि आपका डाटा फ्रेम अभी परमानेंटली डिलीट नहीं हुए हैं, कॉलम्स वो टेम्पोररी डिलीट करके दिखाए गए हैं। अगला कमांड है डज ड्रॉप डिलीट्स द कॉलम परमानेंटली फ्रॉम द डेटा फ्रेम, इफ नो देन हाउ कैन बी डू दैट। तो बिल्कुल ड्रॉप फंक्शन अभी आपको मैंने दिखाया कि ये परमानेंटली कॉलम्स को डिलीट नहीं करता until unless another parameter in place equal to true is used inside it। जब तक in place equal to true आप नहीं लिखेंगे तब तक कॉलम्स परमानेंटली नहीं, टेम्पोररी डिलीट करता है। कौन सा फंक्शन? ड्रॉप फंक्शन। और पॉप फंक्शन क्या करता है? परमानेंटली डिलीट करता है। डेल कीवर्ड क्या करता है? परमानेंटली डिलीट करता है। पॉप फंक्शन जिस कॉलम को डिलीट करता है उसकी वैल्यू सीरीज के फॉर्म में रिटर्न भी करता है, राइट। 24th क्वेश्चन देखिए, राइट ए कोड टू डिलीट कलर एंड एरिया कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम डीएफ टेम्पोरली इन 2 डिफरेंट वेज। ध्यान से देखिए, ये इसमें हमारे डेटा फ्रेम में हालांकि कलर और ये कॉलम्स तो नहीं है। आप सोच लीजिए, तो इसे मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा, यहीं से आप समझ लीजिए। डी एफ डॉट ड्रॉप एक्सिस इक्वल टू 1 लेबल्स इक्वल टू कलर कॉमा एरिया मैंने आपको करके दिखा दिया। डी एफ डॉट ड्रॉप कॉलम्स इक्वल टू कलर एरिया, तो यहाँ पर कॉलम्स भी लिख करके आप डिलीट कर पाएंगे, लेबल्स भी लिख करके डिलीट कर पाएंगे। कॉलम्स जब आप लिखेंगे तो एक्सिस इक्वल टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला हम लोग कर लेते हैं इस डी एफ के केस में। लेट अस ट्राई आउट। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कॉलम्स इज इक्वल टू लिख करके, और मैं उसमें एक्सिस नहीं डिफाइन करूँगा। आई विल जस्ट राइट कॉलम्स, COLUMNS इज इक्वल टू, बट नो एक्सिस इज रिक्वायर्ड, कोई एक्सिस की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये टेम्पोररी डिलीशन ये भी कर रहा है कॉलम्स इज इक्वल टू लिखने पर, रिमेंबर, ठीक है। और डी एफ आपका एज इट इज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज इट वाज टेम्पोररी डिलीशन अनटिल अनलेस वी राइट हियर। जब तक आप यहाँ कॉमा लगा करके इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखेंगे वो परमानेंट डिलीशन नहीं होगा। दैट आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स। ये परमानेंट डिलीशन के लिए ये कमांड आपको दी जा रही है और ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो इन दैट वे दिस इज़ द एक्सरसाइज डन। और ये आपका ये डाटा फ्रेम के ये 25 क्वेश्चन आपको इस वर्कशीट में मैंने करा दिए। मुझे लगता है कि स्लाइसिंग, डिलीशन, इंसर्शन ऑफ कॉलम्स, डिलीशन ऑफ कॉलम्स, इंसर्शन ऑफ रो इसमें नहीं आया है। ILOC LOC का इस्तेमाल इस वर्कशीट में भरपूर किया गया और आपने करके देखा। मुझे लगता है कि आपको सही से समझ आ गया होगा। अगर सही से समझ आ गया है और आपने अच्छी तरह जान लिया है कि क्या क्या कमेंट्स कैसे कैसे यूज़ की जाएंगी, तो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाएगा, उन्हें भी समझ आएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कोई प्रश्न है आपके दिमाग में उठता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वर्कशीट मैं अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो चैनल पर आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।